Good morning to all of you. Yes. So in the last, we have discussed about section 161. ठीक है, सेक्शन 161 हमने डिस्कस कर लिया था गाइस. This we have discussed section 161 of Companies Act 2013. ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था. So moving further for section 162. सेक्शन 161 आप सबको पता ही है गाइस क्या था, राइट? डबल ए एन सी के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारा एडिशनल डायरेक्टर था, देन ऑल्टरनेट डायरेक्टर था, देन इसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट नॉमिनी डायरेक्टर सबसेक्शन 3 के बारे में, एंड देन वी हैव डिस्कस अबाउट, ठीक है. सो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी गाइस एज फार एज सेक्शन 161 इज कंसर्न. ठीक है, आई होप आप सबको नोट्स वगैरह मिल गई थी एंड कोई डाउट वगैरह नहीं था. ठीक है, देन इसके बाद वी आर मूविंग फर्दर गाइस, सेक्शन 162 डायरेक्ट भी साथ साथ में अपन कवर करेंगे एज आई प्रॉमिस्ड, सो दैट यस गाइस. अभी भी कोई आना बाकी है क्या? If not, then we can start section 162. I hope आप सबको 161 में कोई डाउट नहीं है गाइस. 161 हमने thoroughly डिस्कस किया था. DIR 2 एंड DIR 12 आज ही दिखा दूंगा बेटा, नो वरीज, है ना? आज अपन कवर करेंगे. यस गाइस. सो पहले तो अपन ने ये भी डिस्कस किया था 161 we have done with डबल ए एन सी के बारे में, राइट? ये हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी थी गाइस, आप सबको पता ही है. वी हैव डिस्कस अबाउट एडिशनल डायरेक्टर, राइट? वी हैव डिस्कस अबाउट अल्टरनेट डायरेक्टर एज वेल. वी हैव डिस्कस अबाउट नॉमिनी डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी वाला डायरेक्टर. ठीक है, सो ये सब कुछ हमारा हो चुका था. We are moving further then. Yes guys, now we are going to discuss section 162 guys. 162 बहुत इजी है. पहले वो किस चीज के बारे में बात करता है उसको देख लेते हैं. 162, ठीक है, ये बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन इन अ सिंगल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग. समझना. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ गाइस. सेक्शन 162 के अंदर मुझे बताइए कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, सपोज कोई आप एक जनरल मीटिंग कर रहे हो, यू आर कंडक्टिंग एनी जनरल मीटिंग, ठीक है. अब ये जनरल मीटिंग के अंदर, ये जो जनरल मीटिंग आप कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये जनरल मीटिंग के अंदर सपोज किसी कोई एजेंडा ऐसा है, एजेंडा जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का है. सपोज मैंने एजेंडा ये रखा, समझना गाइस, सपोज मैंने एजेंडा ये रखा कि कंपनी के अंदर वी वुड लाइक टू अपॉइंट, समझना, मेरा एजेंडा कुछ ऐसा था, अपॉइंटमेंट ऑफ मैं 3 डायरेक्टर्स को कंपनी के अंदर अपॉइंट करना चाहता था. 3 नहीं, 4 डायरेक्टर. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे रखा कि भैया मैं मिस्टर श्लोक, देन आइलीन, देन मैंने स्पेलिंग करेक्ट ही लिखा है, ठीक है, सो इट्स EEN, देन 4 जन, चलो जिसका नाम मुझे मुंह पे आ रहा है, मीरा, एंड देन
and then fourth would be यक्षांगी। ठीक है, ये 4 जन को मुझे अपॉइंट करना था गाइस, ये 4 जन को मुझे अपॉइंट करना था। अब मैंने सोचा कि मैं चारों के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा रखता हूँ, समझना। मैंने ये सोचा कि मैं चारों के लिए एक ही एजेंडा रखता हूँ कि अपॉइंटमेंट ऑफ दिस 4 पर्सन, समझना, अपॉइंटमेंट ऑफ 4 पर्सन एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो मैंने फिर आप सबको बोला ये मेरा एजेंडा है मीटिंग के अंदर। फिर मैंने आप सबको बोला कि क्यों ना गाइस ये चारों के लिए आप लोग वोटिंग करो। ठीक है, सो देयर वर 10 शेयर होल्डर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, समझना। 10 शेयर होल्डर्स थे, ABCDE FGHIJ। ठीक है, ये 10 शेयर होल्डर्स थे जो मीटिंग रूम के अंदर प्रेजेंट थे। मैंने इनको बोला कि भैया आप लोग जाके वोट कीजिए। ठीक है, सो वो लोग बेचारे एग्री हुए कि ठीक है हम वोट कर लेंगे। ठीक है, अब जो वोटिंग करना था, समझना, तो मिस्टर ए को दुविधा थी। मिस्टर ए ने बोला, समझना गाइस, एजेंडा वाइज एक ही वोट होता है। ठीक है, सो मिस्टर ए को ये दुविधा थी कि यार मुझे मिस्टर श्लोक को अपॉइंट करना है, मीरा को अपॉइंट करना है, बट मुझे जो रेस्ट ऑफ द 2 डायरेक्टर्स है, आइलीन एंड यक्षांगी, मुझे उन दोनों को अपॉइंट नहीं करना है। मिस्टर ए को नहीं वो अच्छा लग रहा था, राइट। और मिस्टर ए नहीं चाहता था कि आइलीन या यक्षांगी मेरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बने, बिकॉज मेरी कंपनी क्यों, बिकॉज ए मिस्टर ए इज द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, दैट वी आर नोइंग वेरी वेल। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये मिस्टर ए जो है वो मिस्टर ए को वोट देना था, 2 जन के लिए फेवर में वोट देना था। ठीक है, एंड 2 जन के लिए अगेंस्ट में वोट देना था। बट यहाँ पे आपने जो एजेंडा रखा है वो एजेंडा तो सिर्फ एक ही एजेंडा है, समझना गाइस। ठीक है, सो दुविधा हो जाएगी उसके लिए भी कि भैया कैसे वोट करूं, ऐसा करूं आधा वोट फेवर में दूं और आधा वोट अगेंस्ट में दूं, सो दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, समझना गाइस, राइट। सो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे करेगा। मिस्टर सी को भी ऐसा ही था। मिस्टर सी जो है वो आइलीन को अपॉइंट करना चाहता था, मिस्टर सी यक्षांगी को अपॉइंट करना चाहता था, मीरा को अपॉइंट करना चाहता था, बट वो नहीं चाहता था कि मिस्टर श्लोक को अपॉइंट करे। अगेन इसके लिए दुविधा थी। ठीक है, तो गाइस ऐसे सिचुएशंस अगर है, ठीक है, तो फिर लोचा हो जाएगा। सो ये केस के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा कुछ केस है गाइस, सो व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको एजेंडा जो है वो 4 रखने पड़ेंगे। एजेंडा नंबर 1 एंड देन एजेंडा नंबर 2, राइट, एजेंडा नंबर 3। अगर ऐसा कुछ करेंगे गाइस, आप एजेंडा 1 2 3 4 अलग अलग रखेंगे। ठीक है, सो डोंट यू थिंक सो कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर टाइम बहुत बर्बाद होगा। यहाँ पे आपने 4 एजेंडा रख तो दिया कि यहाँ पे आप आइलीन के बारे में डिस्कस करोगे, अब 10 डायरेक्टर्स इधर फेवर में या अगेंस्ट में वोट करेंगे। ठीक है, देन यू विल गो फॉर यक्षांगी, देन यू गो फॉर मीरा एंड देन यू विल गो फॉर श्लोक। ठीक है, बट गाइस इसमें बहुत टाइम चला जाएगा एंड बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपको करना है कि एक ही एजेंडा के अंदर चारों को अपॉइंटमेंट भी करना है एंड सब्जेक्ट टू कि किसी को कोई लॉस भी नहीं होना चाहिए किसी चीज का, तो उसके लिए सेक्शन 162 वहां पे पिक्चर में आता है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं 162 सिंपली यही बोलता है गाइस, सेक्शन 162 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, वो क्या बोलता है कि इफ यू वांट टू अपॉइंट 2 और मोर पर्सन, समझना गाइस, कि अगर आपको अपॉइंट करना है कितने, 2 या 2 से ज्यादा, अगर एक जन को करना हो तो कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, बट इफ यू वांट टू अपॉइंट 2 और मोर पर्सन इन अ सिंगल रेजोल्यूशन, समझना, आपको अपॉइंट करना है बट कौन से रेजोल्यूशंस के अंदर, सिंगल रेजोल्यूशंस के अंदर इन दी जनरल मीटिंग, समझना, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ बोर्ड मीटिंग। ये जो आपका प्रोविजन है गाइस, ये प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है अगर आप बोर्ड मीटिंग में कर रहे हो। तो मीनिंग देयर बाय कि बोर्ड मीटिंग के अंदर तो आपको
बोर्ड मीटिंग के अंदर तो आपको एक डायरेक्टर का एक एजेंडा ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, समझना, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर आपको इस तरीके से एजेंडा पास करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू, देयर आर 2 स्टेप प्रोसेस का, समझना। तो फर्स्ट स्टेप इसने बोला कि फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि यू हैव टू पास यूनानिमस रेजोल्यूशन, समझना। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस यूनानिमस रेजोल्यूशन? मैं आपको आज रेजोल्यूशंस के थोड़े बहुत, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि रेजोल्यूशंस जो होते हैं, राइट, उसमें किस तरीके से और क्या क्या चीजें होती है। सो रेजोल्यूशंस की अगर हम बात करें गाइस, तो वहां पे एक आपकी जो होती है गाइस, वो होती है बोर्ड मीटिंग, समझना। वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसको हम बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। एंड दूजा आपकी होती है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर ये जो है, जनरल मीटिंग के अंदर गाइस 2 टाइप के रेजोल्यूशन पास होता है, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। सो ये कंपल्सरीली कौन सी मीटिंग में होगा? तो ये कंपल्सरीली आपको जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा, एंड ये आपको कौन सी मीटिंग में पास करना पड़ेगा? सो दैट वुड बी बोर्ड मीटिंग, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है गाइस, समझना, ये जो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस के अंदर यहाँ पे मोर देन हाफ फेवर में चाहिए, मतलब कि वी कैन से कि जो मेजोरिटी चाहिए वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उसको सिंपल मेजोरिटी भी बोलते हैं। सो अगर मोर देन 50% फेवर में है तो आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 75% मेजोरिटी चाहिए, नॉट मोर देन 75, अगर 75 भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपका कौन सा रेजोल्यूशन पास हो जाता है गाइस? स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। बट एक और टाइप आता है, ठीक है, और उस टाइप को बोलते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। नाउ ये जो यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है, ये जो यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है, इसमें कितना परसेंटेज चाहिए फेवर में? तो गाइस इसमें चाहिए आपको पूरा का पूरा 100%, ठीक है। 100% वोट आपको फेवर में चाहिए। अगर 100% लोग हाँ बोलते हैं तभी वो एजेंडा पास होगा, अदरवाइज वो एजेंडा पास नहीं होगा, समझना, ठीक है। सो जब कभी भी कानून के अंदर बहुत लिमिटेड जगह पे यूनानिमस रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है, बट यस जब कभी भी यूनानिमस रेजोल्यूशन लिखा हुआ होगा तब आपको समझ जाने का कि अगर 100% हाँ बोलेंगे तभी जाके आप क्या कर सकते हो, तो तभी जाके आप ये रेजोल्यूशन पास कर सकते हो और उसका इफेक्ट दे सकते हो। सो यहाँ पे सेक्शन 162 है गाइस, ठीक है। वो 162 क्या बोलता है? तो सेक्शन 162 क्लियरली यही बोल रहा है कि अगर आप ऐसा चाहते हो कि 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर, समझना क्या चाहते हो आप, कि 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर आपको सिंगल एजेंडा के अंदर पास करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास यूनानिमस रेजोल्यूशन। वो किस पर्पस के लिए? तो आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन जो पास करना है गाइस, समझना, आपको जो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना है वो किस पर्पस के लिए पास करना है? तो ये चीज जानने के लिए पहले तो आपको सबको ये कंफर्म करना पड़ेगा, फॉर टेकिंग द कंसेंट ऑफ द मेंबर्स दैट द कंपनी वांट्स टू पास द सिंगल रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन एज अ डायरेक्टर। मतलब ये रेजोल्यूशन पास करके आप सबकी अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हो, आप सिंपली उनसे ये अप्रूवल ले रहे हो कि अगर आप सब मंजूर करते हो तो हम इसके बाद एक एजेंडा रखेंगे, बट उस एजेंडा के अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स को सिंगल रेजोल्यूशन के अंदर अपॉइंट करेंगे, समझना गाइस। सो यहाँ पे आपने जो अप्रूवल ली है वो अपॉइंटमेंट करे या अपॉइंटमेंट ना करे उस चीज की अप्रूवल नहीं है गाइस, समझना। ये सिंपली किस चीज की अप्रूवल है कि कंपनी वांट्स टू अपॉइंट, समझो ये क्या लिखा है, कंपनी वांट्स टू अपॉइंट और कंपनी वांट्स टू पास सिंगल रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन एज अ डायरेक्टर, समझना। तो अगर यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे जो डायरेक्टर्स थे, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स है, राइट, वी हैव है गाइस, समझो ना, हमारे पास टोटल ये 10 शेयर होल्डर्स है, ये रहे। तो जब मैं
एजेंडा नंबर 1 पास कर रहा हूं, एजेंडा नंबर 1 पास कर रहा हूं, तब ये 10 के 10 जन फेवर में वोट देने चाहिए। एक भी वोट अगर अगेंस्ट हुआ तो फिर ये 162 अब यहाँ पे नहीं काम करेगा। एंड मुझे इसी तरीके से, इस तरीके से मुझे चारों के चारों एजेंडा वापस करने पड़ेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ आइलीन, अपॉइंटमेंट ऑफ यक्षांगी, अपॉइंटमेंट ऑफ मीरा एंड अपॉइंटमेंट ऑफ श्लोक। बट अगर यहाँ पे ये 10 के 10 जन फेवर में वोट करते हैं, समझना, ये 10 के 10 जन, ये एजेंडा नंबर 1 क्या था मेरा, मैं यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर रहा हूँ, ठीक है। और यूनानिमस रेजोल्यूशन जो मैं पास कर रहा हूँ गाइस, इस यूनानिमस रेजोल्यूशंस के अंदर मैं इनसे सिर्फ यही अप्रूवल ले रहा हूँ कि कंपनी वांट्स टू अपॉइंट 2 or more person as a director in a single resolution। सपोज ये 10 के 10 ने हाँ बोल दिया कि ठीक है, आप लोग, आप कंपनी इस तरीके से अपॉइंटमेंट कर सकते हो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समझना। तो अगर ये 10 के 10 जन, लिसन, अगर ये 10 के 10 जन क्या बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, राइट। सो नाउ व्हाट कंपनी कैन डू, अब कंपनी दूसरा एजेंडा वहां पे प्लेस करेगी। दूसरा एजेंडा कंपनी का क्या है, तो यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ हमारे 4 जन थे ना गाइस हमारे पास, श्लोक, आइलीन, SEMY, अपॉइंटमेंट ऑफ SEMY एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, राइट। सो दैट वुड बी द सेकंड एजेंडा, ठीक है। सो ये रहा आपका सेकंड एजेंडा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सेकंड एजेंडा हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ EYMS, ठीक है। अब ये जो 10 शेयर होल्डर्स है अपने पास गाइस, ये जो 10 शेयर होल्डर्स है अपने पास, ABCDEFGHIJ, ठीक है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, अब इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है गाइस, इधर वो लोग फेवर में वोट करेंगे या फिर वो लोग अगेंस्ट में वोट करेंगे, समझना। इनके पास अब ऐसे छिछोरेपंथी करने का राइट नहीं है। ये जो अपने 10 शेयर होल्डर्स है गाइस, ठीक है, अब ये 10 शेयर होल्डर्स जो हमारे पास है, मिस्टर ABCDEFGHINJ, ठीक है। सो ये चारों को लेके अब एजेंडा तो एक ही बना है, इधर ये लोग फेवर में वोट करेंगे या फिर ये लोग क्या करेंगे, अगेंस्ट में वोट करेंगे। सपोज मिस्टर सी ने यहाँ पे फेवर में वोट दिया, मिस्टर डी ने फेवर में वोट दिया, मिस्टर ई ने फेवर में वोट दिया, मिस्टर ए ने अगेंस्ट, अगेन 2 बार अगेंस्ट, ठीक है। एंड मिस्टर जे ने बोला कि यार मैं 2 जन को ओपन करना चाहता हूँ, 2 जन को नहीं करना चाहता। अरे भाई अब नहीं चलेगा ऐसा, अब तू 2 जन के बारे में नहीं बोल सकता, तो कि यार ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो गई, मैं तो सिर्फ 2 ही जन को ओपन, अरे तेरे को अगर 2 ही जन को ओपन करना था तो ऊपर वाले एजेंडा के अंदर तूने यूनानिमस अप्रूवल क्यों दिया। जे तेरा वोट भी कंसीडर किया गया है एज फार एज एजेंडा नंबर 1 इज कंसर्न, ठीक है। पता है ना गाइस, यहाँ पे हमने सबके वोट कंसीडर किए। अगर यहाँ पे मिस्टर जे फेवर में वोट न देता तो हम ये ऑप्शन में ही नहीं जाते और हम ट्रेडिशनल मेथड में चले जाते, दैट इज एजेंडा नंबर 1, एजेंडा नंबर 2, हम वहां पे रेस्पेक्टिव पर्सन के लिए रेस्पेक्टिव एजेंडा पास करते, ठीक है। बट जब यहाँ पे यूनानिमस अप्रूवल आ चुका है तब जाके हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, राइट। सो मिस्टर ए को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। सपोज उसने फेवर में वोट दिया, सो नाउ वी हैव टू काउंट गाइस, सो टोटल 6 वोट्स आर देयर इन फेवर, ठीक है। 6 वोट जो है वो फेवर में है एंड 4 वोट जो है वो अगेंस्ट में है। सो यहाँ पे सिंपली 162 में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करना है गाइस, तो सिंपली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है वो पास हो चुका है। तो यहाँ पे अब चारों के चारों डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, समझना। ऑल द 4 डायरेक्टर्स वुड बी अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड, simply right, 2 steps process। so whenever company wants to pass any agenda, so just ये आपको करना है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट भी बताता हूँ, ये डायरेक्ट है गाइस, ठीक है। क्या टाइटल देखो ना इसका क्या लिखा है, सीधे टाइटल, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, हम उसको ऐसे ही याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, ठीक है। क्या लिखा देखो ना, एट अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोर्ड मीटिंग में एप्लीकेबल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला था। मोशन समझते हो गाइस आप लोग, मोशन का मतलब होता है प्रपोजल, ठीक है। द प्रपोजल दैट यू आर कंसीडरिंग, ये मोशन का मतलब होता है प्रपोजल, जो प्रपोजल आप रख रहे हो
फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन, समझना गाइस क्या लिखा है यहाँ पे, 2 और मोर पर्सन, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय सिंगल रेजोल्यूशन shall not be moved, गाइस आप ऐसा नहीं कर सकते, shall not be moved, आप दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर को सिंगल रेजोल्यूशन के अंदर अपॉइंट नहीं कर सकते, अनलेस, है ना, यहाँ पे मतलब आपको बोला तो है कर तो सकते हो, बट वहां पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस बोले हैं, और क्या बोला है, अनलेस, जब तक क्या नहीं कर देते, अ प्रपोजल टू मूव सच अ मोशन, ये जो प्रपोजल है दैट हैज बीन फर्स्ट अग्रीड at a meeting without vote being cast against it, है गाइस समझना, ये डायरेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला था, एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए इस प्रपोजल के लिए, मतलब आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, तो यहाँ पे आपको यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना है गाइस, एक भी वोट विदाउट एनी वोट, मतलब कि सिंगल वोट, being cast against it, मतलब कि एक भी वोट यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए गाइस, अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए, समझो ये डायरेक्ट गाइस, ठीक है, क्या लिखा, अ रेजोल्यूशन मूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन, ठीक है, अ रेजोल्यूशन मूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब कि ये सबसेक्शन 1 है आपके सामने ही है गाइस, ये सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है, whether or not any objection was taken, it was taken when it was moved, right, so वो आपका void हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ it shall be void, मतलब सबसेक्शन 1 का कंप्लायंस आपको 100% करना ही पड़ेगा. A motion for approving a person for appointment or for nominating a person for appointment as a director that shall be treated as a motion for his appointment, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्पस के लिए 162 का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो 162 का इस्तेमाल सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ही किया जा सकता है, एंड दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ जनरल मीटिंग ओनली. अगर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर हम क्या 2 और मोर एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट करना चाहते हैं, एंड गाइस आप सबको पता है कि एडिशनल डायरेक्टर कौन सी मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है, बोर्ड मीटिंग के अंदर, तो सर हम क्या एक साथ कंपनी में 4 एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं इन बोर्ड मीटिंग, तो हम क्या एक रेजोल्यूशन के अंदर कर सकते हैं 162 का कंप्लायंस करके? द आंसर इज नो गाइस, बिकॉज़ यहाँ पे क्लियरली लिखा है एट अ जनरल मीटिंग, मीनिंग देयरबाय ये जो आपका सेक्शन है गाइस वो बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं बना है. As far as additional director is concerned, you have to pass separate resolution. आपको separate resolution पास करना पड़ेगा for each director. आपको हर एक डायरेक्टर के लिए सेपरेट रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है गाइस. दिस इज व्हाट सिंपली सेक्शन 162. अब ये जो 162 है गाइस, ये 162 एग्जाम में जनरली नहीं पूछते हैं, बट यस अगर ICAI का मन किया तो वो डेफिनेटली पूछ भी सकते हैं. जनरली नहीं पूछते हैं, बट आपको उसको सिंपली याद रखना है कि पहले इट इज अ 2 स्टेप्स प्रोसेस गाइस. पहले तो आपको ये देख लेना है कि ये जो भी पास होगा वो किसके लिए है गाइस, ठीक है. इसको समराइज करते हैं गाइस. ये जो अपना 162 है वो सिंपली एक ही चीज बोलता है कि जब कभी भी आपको पहले क्या देखना है कि ये कौन सी मीटिंग में पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है आपकी जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है. जनरल मीटिंग के अंदर भी सिर्फ एक ही एजेंडा है, व्हेनेवर कंपनी वांट्स टू अपॉइंट, समझना गाइस, क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, व्हेनेवर कंपनी वांट्स टू अपॉइंट 2 और मोर डायरेक्टर, समझना 2 और more director in a single resolution, in a single motion, single proposal, जो भी आपको बोलना है, ठीक है. और we can say single agenda, ठीक है. सो अगर आप सिंगल एजेंडा में ये करना चाहते हो तो डेफिनेटली अब यहाँ पे आपको क्या एप्लीकेबल हो जाएगा. पहले तो एप्लीकेबिलिटी समझो गाइस कि 162 कब एप्लीकेबल होगा. सो यस यहाँ पे आपकी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है सेक्शन 162 की. अदरवाइज अगर ये मीटिंग जनरल मीटिंग की जगह पे बोर्ड मीटिंग होती तो यहाँ पे कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं आती. सपोज एक ही डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो ऐसी मस्ती करने की जरूरत नहीं है. मैं तो बोलता हूँ अगर 2 डायरेक्टर को भी अपॉइंट करना होना गाइस तो भी ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए. क्यों? बिकॉज सपोज आपको 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में जाते तो कितने एजेंडा आप पास करते? 2, मिस्टर ए के लिए, मिस्टर बी के लिए.
सपोज आप 162 वाली मेथड में जा रहे हो तब भी कितने एजेंडा आपको पास करने पड़ेंगे? 2। इसमें तो आपको 2 अलग अलग, क्यों? बिकॉज पहले तो आपको एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सारे मेंबर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एंड फिर आपको यूनानिमस अप्रूवल पास करके फिर आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? एक आपको यूनानिमस अप्रूवल पास करना पड़ेगा, ठीक है? बट जैसे ही वो हो जाएगा देन आपको फिर आपको यहाँ पे एक दूसरा रेजोल्यूशन भी तो पास करना पड़ेगा, राइट? दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ए एंड बी इन अ सिंगल एजेंडा, ठीक है? सो ऐसी मस्ती करो, इससे अच्छा बेटर है कि जब 3 या 3 से ज्यादा हो, वैसे ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है व्हेनेवर देयर आर 2 और मोर डायरेक्टर्स, आप 162 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट्स कर सकते हो, ठीक है गाइस? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सेक्शन 162. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू आस्क. अगर आपको 162 में कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क गाइस. अगर नहीं है देन यस वी कैन प्रोसीड फर्दर. अगेन गाइस ये इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं. ये जो अपना सेक्शन है गाइस 162, सो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 162 shall not apply. So 162 is not applicable to private limited company. वन 162 is not applicable to private limited company. गवर्नमेंट कंपनी में भी ये एप्लीकेबल नहीं है गाइस. सी हियर, अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है सो गवर्नमेंट कंपनी में सर एप्लीकेबल नहीं है. इसका मतलब क्या कि ये लोग 162 के बिना ही मतलब के 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करना होगा इस, तो क्या ये लोग सिंपली एक ही एजेंडा के अंदर कर सकते हैं विदाउट पासिंग यूनानिमस रेजोल्यूशन? यस गाइस, अगर आप ये समझ रहे हो तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हो. इसका मतलब ये नहीं कि 162 एप्लीकेबल नहीं है तो ये लोग 2 या 2 से ज्यादा लोगों को एक साथ अपॉइंट ही नहीं कर सकते. नो, 162 एप्लीकेबल नहीं है मतलब नो नीड टू पास, समझना गाइस, नो नीड टू पास यूनानिमस रेजोल्यूशन. no need to pass unanimous resolution. और without passing unanimous resolution ये लोग क्या कर सकते हैं गाइस? ये लोग सिंगल एजेंडा में एक या एक से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है? बट यस यहाँ पे ये जो 162 गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है सब्जेक्ट टू कंडीशन कि गवर्नमेंट कंपनी इन विच द एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ, मतलब ये 100% गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए गाइस. कौन सी गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए? 100% गवर्नमेंट कंपनी होगी तभी जाके ये एप्लीकेबल नहीं है. जनरली क्या होता है समझना, जनरली क्या होता है कि ये जो आपकी गवर्नमेंट कंपनियां है सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 है गाइस, समझना गवर्नमेंट कंपनी का. अब सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? तो 51% या मोर स्टेक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट कंपनी है. सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इट इज नॉट एप्लीकेबल. सो दिस इज नॉट द केस गाइस, समझना. यहाँ पे क्या बोला है नीचे कंडीशन के साथ कि ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसका 100% स्टेक गवर्नमेंट के पास हो, राइट, ये गवर्नमेंट कंपनी को यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा 162. अगर 100% शेयर्स सीजीएसजी के पास है तभी जाके ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है? एंड दूसरा यहाँ पे बोला है सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी रेफर्ड इन ए अबो, मतलब 100% गवर्नमेंट कंपनी इनको एप्लीकेबल नहीं है एंड इट्स सब्सिडियरीज. इन दोनों को ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बाकी सबको ये डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है गाइस? एंड देन इसके बाद देखो ये जो रेफरेंस है ना 1 2 3 यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 1 2 3, तो ये ऊपर दिए हुए ही है, राइट? सो डायरेक्ट से पढ़ने का एक और ये मजा है गाइस, एक तो जो भी अमेंडमेंट्स आए होंगे वो डेट वाइज हमको पता चलेगा ये कब से आया है. इन केस ऑफ स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक कंपनी, राइट? अब ये आईएफएससी पब्लिक कंपनी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस आईएफएससी पब्लिक कंपनी? है गाइस, ये आईएफएससी पब्लिक कंपनी क्या होता है? एनी आइडिया? यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाइड आईएफएससी. आईएफएससी का मतलब होता है गाइस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर. बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, राइट? जैसे इसका एग्जांपल दूं मैं एक आईएफएससी कंपनी का, तो आप सबने अगर सुना हो या फिर सर्च करना है गिफ्ट सिटी गांधीनगर. गिफ्ट सिटी है गाइस गांधीनगर के अंदर, ठीक है? तो ये जो आपकी है
वो कौन सी कंपनी है गाइस? आईएफएससी कंपनी है, जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, राइट। नाउ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं या बहुत सारे ऐसे यूनिट होल्डर्स है कि जो यहाँ पे आके फॉरेन से यहाँ पे आके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, और उनको एक जगह चाहिए जहाँ पे वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर सके। तो सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आईएफएससी सेंटर जो बना है वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर बना है गाइस, समझ, राइट। सो इट इज अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट, जो जहाँ पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो वो लोग यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आईएफएससी प्राइवेट कंपनी भी होती है, आईएफएससी पब्लिक कंपनी भी होती है। सो यहाँ पे वो जो बात कर रहा है किसके बारे में बात कर रहा है गाइस? पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहा है। अगर आपकी कंपनी आईएफएससी पब्लिक कंपनी है देन दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। और ये अमेंडमेंट कब आया था? तो 2017 में आया था। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है गाइस, बिकॉज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये कब से एप्लीकेबल हुआ। तो नोटिफिकेशन डेटेड 4 जनवरी 2017 से ये एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है गाइस। सो दिस इज व्हाट योर सेक्शन 162 एज आई टोल्ड यू कि यस बहुत जल्द मेरा ये पैड आ जाएगा, सो दैट मैं इजीली यहाँ पे राइट अप भी कर पाऊंगा, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू गाइस, और बोर्ड जैसी ही फीलिंग आपको यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका 162 था, ठीक है। अब बात करते हैं 163, बट 163 फिलहाल नहीं कर रहे हैं अपन, पहले 164 में चले जाते हैं, उसके बाद 163 लास्ट में करेंगे। 164 गाइस, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। 164 जो बात करता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, समझना गाइस। अब कोई भी सेक्शन 164 के बारे में गाइस अपन बात करेंगे, जो बात करता है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब ये जो क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन है गाइस, ऑब्वियस है कि अगर आप कोई भी कंपनी है, ठीक है, अब कोई भी कंपनी में आप डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हो, इवन कोई भी एम्प्लॉय को भी अपॉइंट करना चाहते हो, तो क्या आप किसी भी अरे गहरे को अपॉइंट कर लोगे? नहीं ना। उस पर्सन के पास क्या होना जरूरी है? अगर आप उस पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हो गाइस, तो उस पर्सन के पास क्या होना जरूरी है? प्रॉपर उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। सो इवन कोई कंपनीज को या किसी को भी आप अपॉइंट करना चाहते हो, वांट्स टू अपॉइंट द डायरेक्टर, तो डेफिनेटली ये जो आपका प्रपोज्ड कैंडिडेट है, वो प्रपोज्ड कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड। आप इस बात को अग्री करते हो गाइस? ये जो आपका प्रपोज कैंडिडेट है, वो प्रपोज कैंडिडेट क्या होना चाहिए? मस्ट बी क्वालिफाइड, ठीक है। अदरवाइज अगर ये क्वालिफाइड, मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, मतलब क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये बंदा क्वालिफाइड नहीं होगा तो फिर वो हमारे काम का नहीं है। अब कानून ने इस तरीके से, अगर डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करना है या फिर डायरेक्टर्स भी किसी कंपनी के अंदर अपॉइंट होना चाहते हैं, तो बोला कि भैया ये डायरेक्टर्स क्या होना जरूरी है? क्वालिफाइड। ओनली क्वालिफाइड डायरेक्टर्स आर अलाउड टू बी अपॉइंटेड इन द कंपनी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस क्वालिफिकेशंस, ठीक है। बट यहाँ पे कानून ने क्या किया? रादर देन प्रिस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशन, दे हैव मेंशन्ड डिस्क्वालिफिकेशन, और बोला कि अगर ये डायरेक्टर ये डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर फॉल नहीं होता है, तो फिर ये डायरेक्टर, समझना, अगर ये डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर फॉल नहीं होता है, तो फिर ये डायरेक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्वालिफाइड हो जाएगा। सो क्वालिफाइड बनने के लिए क्या जरूरी है कि आप एक भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर फॉल नहीं हो रहे। समझना, उल्टा कान पकड़ा इसने, ऐसे करके क्या बोला इसने कि ऐसे करके, सॉरी उल्टा ऐसे पकड़, ठीक है। क्या बोला इसने कि भैया अगर आपको क्वालिफाइड होना है किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप एक भी डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर फॉल नहीं हो रहे हो। सेक्शन 164 का समझना, वी हैव डिस्कस सेक्शन 161 फर्स्ट ऑफ ऑल, AA&C
We have discussed about 162 persons to be voted individually, right? Appointment of director to be voted individually. 163 proportional representation वाला है, but that we haven't discussed yet. हम आ गए सीधा 164 के अंदर, right? जो बात करता है qualification and disqualification of directors के बारे में. ठीक है guys. So यहाँ पे अपन को जो डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? We have to discuss about the disqualification of director guys. समझना? ठीक है, ये हमको डिस्कस करना है, डिस्क्वालिफिकेशन. तो ये जो अपना डिस्क्वालिफिकेशन है गाइस, इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? तो ये अपने पास रेडीमेड ही है 164 सबसेक्शन 1, 164 सबसेक्शन 1 जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में. ठीक है, 164 के अंदर दो सबसेक्शन है, 164 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसेक्शन 1. ठीक है, क्या बोलता है गाइस? देखो ना, पहला डिस्क्वालिफिकेशन कि जो भी बंदा है जो आप अपॉइंट करना चाहते हो वो क्या नहीं होना चाहिए? तो डेफिनेटली वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए. अगर किसी कोर्ट या किसी अथॉरिटी ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है तो फिर वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड. एंड अगर वो डिस्क्वालिफाइड है तो फिर वो कंपनी के अंदर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड नहीं होगा. सो ये आप सबको पता ही है गाइस. ठीक है, कि वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद गाइस सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या बोलता है? देखो ना, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. ये बहुत बढ़िया है गाइस, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. अनडिस्चार्ज का मतलब क्या? ठीक है, अगर आज किसी पर्सन को कोरोना होता है एंड वो हॉस्पिटलाइज होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कि भैया उसको हॉस्पिटलाइज किया है. सपोज 10-12 दिन के बाद उसको ठीक हो जाता है तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि भैया उसको तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है. क्या बोलते हैं हम गाइस? उसको तो हॉस्पिटल से क्या मिल चुका है? डिस्चार्ज मिल चुका है. जब तक डिस्चार्ज नहीं मिलता है तब तक वो अनडिस्चार्ज्ड है, मतलब कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है. वैसे ही अगर आप लिसन गाइस, अगर आप इंसॉल्वेंट होते हो, ठीक है, ये आपको लगता है कि बॉस अब आपकी बस की बात नहीं है, जो भी डेट आपका है उसको चुकता करने के लिए, तो आप कहां पे जाते हो गाइस? ये अपनी इंसॉल्वेंसी के लिए आप कहां पे जाते हो? कोर्ट में जाते हो, एनसीएलटी में जाते हो. तो जब तक आपका केस वहां पे चल रहा है, जब तक आप कोर्ट या एनसीएलटी के अंदर हो, समझना, राइट, उसको क्या बोलेंगे हम? अनडिस्चार्ज्ड. जब तक आप हॉस्पिटलाइज थे तब आप अनडिस्चार्ज थे. हॉस्पिटल से अगर आपको छोड़ दिया मतलब आपको डिस्चार्ज मिल चुका है. वैसे ही आप कोर्ट में जाते हो एंड कोर्ट अगर आपको छोड़ देती है कि ठीक है आपका इंसॉल्वेंसी का काम खत्म हो गया, अब एक भी क्रेडिटर को आपको एक भी रुपया चुकता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो था आपके पास वो आपने चुकता कर दिया है. तो अगर आपको छोड़ दिया गया मतलब आप डिस्चार्ज हो गए, फिर कोई इश्यू नहीं है, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ डायरेक्टर. बट जब तक आपका पेशी चल रहा है, जब तक आप कोर्ट कचहरी में जा रहे हो, तब तक आप क्या नहीं कर सकते गाइस? आप डायरेक्टर बनने के लिए हकदार नहीं हो. क्यों? बिकॉज आपको वहां पे डिस्चार्ज नहीं मिला है. एंड जब तक आपको डिस्चार्ज नहीं मिलता है तब तक आप क्या नहीं कर सकते गाइस? तो तब तक आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर. ठीक है, सो यहाँ पे देखो गाइस, अनडिस्चार्ज पर्सन अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड उसकी एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, उसको हम बोलेंगे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. ठीक है गाइस, सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस अबाउट अनसाउंड माइंड. सेकंड पॉइंट वी हैव डिस्कस अबाउट ये एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू गाइस एट द एंड ऑफ द सेशन. मैं आपको सब कुछ शेयर कर दूंगा, इवन डायरेक्ट भी आपको चाहिए विल शेयर विद यू. ठीक है, सो या फिर डायरेक्ट में आपको लिंक दे दूंगा गाइस, सो दैट वो एवरी टाइम आपके साथ रहेगा. ठीक है, दैट वुड बी मोर इजी फॉर यू. ठीक है, सो डायरेक्ट में आपको लिंक दे दूंगा गाइस. जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं गाइस वो एक वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, एमसीए की वेबसाइट के ऊपर. दैट लिंक विल बी शेयर्ड विद यू टुडे ओनली. ठीक है, सो यहाँ पे गाइस क्या बोला? सेड एप्लीकेशन इज पेंडिंग, तो फिर उसको हम बोलेंगे अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. तीसरा पॉइंट है गाइस, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कन्विक्टेड बाय कोर्ट. ओहो, कोर्ट ने पकड़ा है भाई साहब को. एंड सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि आपने कुछ गुनाह किया था. समझना गाइस, आपने कुछ गुनाह किया था, कोर्ट ने आपको पकड़ा है. ठीक है, एंड वो सजा आपको हुई है मिनिमम 6 months और मोर. क्या बोला? 6 महीने या उससे ज्यादा की आपको सजा हुई है. एंड 5 years हैज नॉट बीन कंप्लीटेड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेड इम्प्रिजनमेंट. एंड ये सजा को खत्म हुए अभी 5 साल नहीं हुए हैं. बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, बहुत मजा आएगा, बहुत आगे जाएंगे इसमें हम. जस्ट अ मिनट. ठीक है, ये गाइस अपन बात कर रहे हैं 164 सबसेक्शन 1 के अंदर जो तीसरा पॉइंट है.
ठीक है, क्या बोला इसने कि सपोज मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ सो दैट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये। सपोज ये हमारा श्लोक है, श्लोक गढ़िया, ठीक है। सो ये श्लोक भाई साहब, ये श्लोक भाई साहब कुछ मस्ती कर रहे होंगे या किसी को परेशान कर रहे होंगे, किसी को धमकी वमकी दे रहे होंगे, ठीक है। सो ये भाई साहब को आके पुलिस पकड़ के लेके गई, अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है। अब कोर्ट में पेशी हुई और ये भाई साहब को बोला कि यस आप लोगों को डराते हो, धमकाते हो, ठीक है, और आपको हम 4 महीने की कड़ी सजा देते हैं, 4 months इम्प्रिजनमेंट, येरवाड़ा की जेल में भेज दिया भाई साहब को, पुणे में। आप सबको पता ही होगा येरवाड़ा बहुत बढ़िया जेल है गाइस, 4 फीट की जेल है ना। सो वहां पे ही आप हार जाते हो कि यार कैसे मैनेज करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसा समझना, तो ये 4 months इम्प्रिजनमेंट हुई। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट, मैं आप सबको ही क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ पे 4 महीने की जेल हुई है, तो क्या मिस्टर श्लोक डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं अंडर दिस थर्ड पॉइंट 164 सबसेक्शन 1 के अंदर? क्या मिस्टर श्लोक डिस्क्वालिफाइड हो गए? जैनी सेड नो, आइलिन सेड नो। क्यों भैया, व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? बिकॉज यहाँ पे क्या बोला था सिंपली, है गाइस समझो ना, श्लोक बोल रहा है नहीं नहीं सर मैं कैसे डिस्क्वालिफाइड होऊंगा, आप मेरे बारे में क्यों ऐसा बोलते हो? अक्षत सेड नो, 6 months, आइलिन सेड ओके 6 months थी लेस 6, ओके। है गाइस, अगर आपको जो इम्प्रिजनमेंट मिली है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर ये सजा आपको 4 महीने की मिली है, ठीक है। नाउ मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये भाई साहब को 4 महीने की नहीं, यहाँ पे उसको 8 महीने की सजा हुई, समझ ना, आंसर देने से पहले थोड़ा सा धीरज रखना। यहाँ पे भाई साहब को 8 महीने की सजा हुई है। अब ये समझ लो कि कब सजा स्टार्ट हुई, तो ये भाई साहब को सजा स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2020, ठीक है। यहाँ पे इसका ये जो इम्प्रिजनमेंट है, ये इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट हुआ है। मुझे बताओ कि ये भाई साहब को जो वनवास का पीरियड रहेगा, ये अपना वनवास का पीरियड रहेगा, समझना, ठीक है। सो मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड रहेगा, वो डिस्क्वालिफिकेशन कब तक रहेगा, एंड आप मुझे सिंपली ये भी बता सकते हो कि वो कब से क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड फ्रॉम विच डेट, है गाइस, वो कब से क्वालिफाइड है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपने हिसाब से एंड देन मुझे बता सकते हो, ठीक है। एक आंसर आया गाइस आइलिन का सितंबर 2025, ओके। यस गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। September 2025, Krina said qualified from 1st September 2025, wow more specific, first date लिखा है, good। Ayman said September 2025 से qualified, after September, oh Darshan please tell me beta, why after September, you mean to say October onwards? Darshan Devariya, दर्शन आपका बेटा कमेंट ये है कि आफ्टर, why not from September onwards, okay good। यक्षांगी सेड सितंबर 2025, ये गाइस समझो ना सिंपली, जिसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये इतना साल तो वो इतना पीरियड जो है 8 महीना वाला मतलब कि ये 31 अगस्त 2020 तक ये तो वो जेल में ही रहेगा, ठीक है। अब कानून ने क्या बोला कि सजा पूरी हो जाने के बाद भी भाई साहब को 5 साल के लिए तो क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा, समझना गाइस। सो सिंपली यहाँ पे उसकी 31 अगस्त को सजा खत्म होती है, समझो 31 अगस्त को उसकी सजा खत्म होती है, ठीक है। सो यहाँ से आपको 5 साल का पीरियड खत्म करना पड़ेगा। सो ये 5 साल 31 अगस्त 20 से लेके 31 अगस्त 25 तक, ठीक है। ये पीरियड के लिए वो जेल में नहीं है, बट अगेन ये पीरियड के लिए वो क्या है गाइस, डिस्क्वालिफाइड है। तो सिंपली उसका क्वालिफिकेशन कब से चालू होगा, वो कब से क्वालिफाइड है, तो 1 सितंबर, जैसे आप सबने आंसर किया, वेरी गुड गाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू टू ऑल ऑफ यू, है गाइस। सो ये 1 सितंबर 2025 से अब ये हमारा, अगर वो कोई दूसरी गलती नहीं करता है तो हाँ, अगर आके फिर मस्ती करके चला गया और 6 महीने से ज्यादा की सजा हुई तो फिर से लग जाएगी उसकी 5 साल के लिए, ठीक है।
सो गाइस यहाँ पे अपन ने ये देखा, ठीक है, कि यहाँ पे कन्विक्टेड बापू पकड़ा ही गया था, यक्ष बापू, सॉरी यक्ष नहीं, ये क्या था, हमारा श्लोक बापू, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला गाइस, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट, और वो कितना है, 6 महीने का मिनिमम होना जरूरी है, एंड 5 years has not been elapsed from the expiry of the said imprisonment. Guys, this is very important. अगर यहाँ पे expiry नहीं लिखा होता और ऐसा लिखा होता, राइट, कि फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट स्टार्टेड, तो फिर हमको यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल हमने किया था गाइस, राइट, तो फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता, हमारा जो एग्जांपल था हमको फिर उस हिसाब से उसको कंसीडर करना पड़ता, ठीक है। जो एग्जांपल में ले जाऊं आपको, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इम्प्रिजनमेंट आपका स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी से, तो वहां पे फिर 1 जनवरी से वो कंसीडर करना पड़ता, राइट। बट यस यहाँ पे क्लियर है, हमको कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपायरी, सो यस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक्सपायरी यहाँ पे बोला गया है, तो हमको उसी हिसाब से उसको कंसीडर करना है, ठीक है। सो 8 महीने जब एक्सपायर होंगे वहां से लेके, बट यस नीचे कुछ लिखा हुआ है गाइस, नीचे कुछ लिखा हुआ है, अगर ये सजा, बट इफ द इम्प्रिजनमेंट इज फॉर, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, is 7 years or more then not eligible for lifetime. This is very important guys. अगर श्लोक भाई साहब को 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हुई है, समझना, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए है गाइस। नॉट एलिजिबल फॉर लाइफ टाइम का मतलब क्या, मतलब के डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अब ये भाई साहब क्या नहीं कर सकते, कभी भी कोई सी भी कंपनी में, इस भारत में 12.5 लाख से भी ज्यादा कंपनियां हैं, कोई सी भी कंपनी में ये भाई साहब अब अपॉइंट नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट सिंपली, ठीक है, हम समराइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, दिमाग सठिया गया है तो वो क्या नहीं कर सकता, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज्ड एंड अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, राइट। सो अगर वो डिस्चार्ज हो चुका है देन ही इज एलिजिबल, बट यस उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। यहाँ पे हमने देखा था गाइस कि अगर उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, राइट, और कोर्ट में ही वो अभी धक्के खा रहा है अपनी इंसॉल्वेंसी के लिए, तो फिर वो नहीं बन सकता। तीसरा, बापू पकड़ा ही गया वो वाला, ठीक है ना, वो कौन सा था कि उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ है, 6 months और मोर इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते गाइस, 164(1) ही हम कर रहे हैं, 164(1) ही हम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 things we have discussed guys। ये आपको ये राइटिंग वाला जो मैं लिखता रहता हूँ ना गाइस यहाँ पे क्लास वर्क, तो अगर ये भी आपको चाहिए बोर्ड जैसा तो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, सो यहाँ पे कोर्ट हैज पास द ऑर्डर, क्या बोला है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, कोर्ट हैज पास द ऑर्डर एंड डिस्क्वालिफाइड एनी पर्सन फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर। किसी भी पर्पस के लिए है क्या, समझना, किसी भी पर्पस के लिए कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है, फॉर एनी ऑफ द पर्पस कोर्ट हैज पास द ऑर्डर, ठीक है। एंड कोर्ट ने बोला कि ये भैया डिस्क्वालिफाइड, तो जब तक सर कितने पीरियड के लिए यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड होगा, सो एज पर द कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट ने बोला 2 महीना तो 2 महीना, कोर्ट ने बोला 2 साल तो 2 साल, कोर्ट ने बोला है कि 15 साल 15 साल। सर ऐसे कौन से केसेस में हो सकता है, तो कोई भी केसेस में हो सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देना है, या किसी पर्सन को ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस के अंदर पकड़े गए हैं, जैसे कि अभी विजय माल्या कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी ऑफ इंडिया, राइट, क्यों, बिकॉज कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे सेबी ने भी उसको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया है, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट आते हैं गाइस जिसके अंदर कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है गाइस। सो दिस इज सिंपली योर 4th पॉइंट। नेक्स्ट 5th पॉइंट, पर्सन हैज नॉट पेड कॉल मनी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, पर्सन हैज नॉट पेड कॉल मनी, एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको, ठीक है। पर्सन हैज नॉट पेड द कॉल मनी, यहाँ पे ये भाई साहब ने क्या नहीं किया, सो कॉल मनी समझते हो ना कैसे, वो किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है, कंपनी ने कॉल मनी मंगवाया है, बट ये भाई साहब ने पे नहीं किया, नॉट पेड कॉल मनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम,
विदिन, क्या लिखा, विदिन 6 months from the last date for paying the said call money fixed by the company। ठीक है, समझना, अभी अभी रिलायंस ने पार्टली पेड अप शेयर्स इश्यू किया, आप सबको पता हो तो, जो राइट इश्यू किया, ठीक है, ये अपना 5वां पॉइंट रहेगा, जो राइट इश्यू किया गाइस रिलायंस ने, ये राइट इश्यू बाय RIL, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये जो राइट इश्यू ये भाई साहब ने किया, आप सबको पता है कि वो पार्टली पेड अप था। ठीक है, पार्टली पेड अप सर मतलब कि यहाँ पे ये भाई साहब ने जो राइट इश्यू किया वो रेशियो था 1:30। अगर आपके पास रिलायंस के 30 शेयर्स है तो आपको एक शेयर ऑफर किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर इन्होंने बोला कि भैया एक शेयर की प्राइस हम 1257 रुपीज रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? 1257, बट देयर इज नो नीड टू पे entire 1257 in share at the time of share application, right? आपको सिर्फ 25% ही पे करना है, तो 25% अभी पे करो, बाकी जब हम कॉल मनी मंगवाएंगे तब हम आपसे ले लेंगे। ये आपको रिसेंट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है। सो 25% लोगों ने पे कर दिया, अप्रोक्सीमेटली हम बोलते हैं कि भैया 420 रुपए आ रहा है, 415 रुपए आ रहा है, ठीक है। सो यस दे हैव पेड 415 रुपीस। सपोज यहाँ पे मिस्टर एक्स ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स, ठीक है। इन्होंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, दे हैव पेड द मनी, ठीक है। फिर इसके बाद रिलायंस ने कॉल मनी मंगवाया, ठीक है। ये कॉल मनी मंगवाया फॉर एन एग्जांपल आज के दिन पे 26 जून 2020 को, ठीक है। अब कॉल मनी मंगवाया और बोला कि भैया 30 डेज के अंदर आपको कॉल मनी पे कर देने का, 30 डेज बोला था, ठीक है। सो 30 डेज खत्म होंगे यहाँ पे 25 जुलाई 2020, जून में 30 दिन ही होता है, ठीक है। सो 30 डेज के अंदर यहाँ पे बोला गया था कि आपको कॉल मनी पे कर देने का, ठीक है। सो डेफिनेटली दे हैव टू पे, ये आपको 30 डेज का पीरियड यहाँ पे दिया गया था 25 जुलाई तक। सो व्हाट इज द लास्ट डे फिक्स, समझना गाइस, मैं डायरेक्ट में लेके जा रहा हूँ, लॉ का बंदा हूँ, वर्डिंग्स पे जाना मेरे। व्हाट इज द लास्ट डे फिक्स, दैट इज 25 जुलाई 2020 तक मिस्टर एक्स को पे कर देना है। मिस्टर एक्स ने 25 जुलाई तक तो पे नहीं किया, समझना गाइस, 25 जुलाई तक तो पे नहीं किया, इवन 25 जुलाई से, समझना, ये 25 जुलाई से 6 महीने खत्म हो गए। लिसन, ये 25 जुलाई को तो पे नहीं किया, उसके बाद भी 6 months has been elapsed, मतलब के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, समझना गाइस। सो जनवरी 6 महीने होते हैं आपके, 6 महीने होते हैं आपके 24 जनवरी 2021 तक। अगर ये मिस्टर एक्स 24 जनवरी 2021 तक कॉल मनी नहीं पे करता है तो ये भाई साहब किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे स्लाइड के अंदर बहुत छोटू सा दिया हुआ है गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ये एग्जांपल है बहुत इजी तरीके से, ठीक है। क्या लिखा है देखो ना, सचिन ठक्कर ST लिखा है यहाँ पे, ठीक है, समझना, यहाँ पे लिखा है ST सचिन ठक्कर, ठीक है। 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरे पास 100 शेयर्स है, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर है, बट पेड अप, ये पेड अप अमाउंट जो है गाइस वो पेड अप 4 रुपया है। ये जो पेड अप अमाउंट है गाइस वो कितनी है, 4 रुपया। अब रिलायंस हैज कॉल्ड 6 रुपीज कॉल टू बी पेड इन 1 मंथ। रिलायंस ने मंगवाया कब था, देखो ना क्या लिखा है, रिलायंस ने मंगवाया कब था, 1/4 को। कब तक पे करना था, व्हाट इज द लास्ट डे फिक्स, ठीक है, समझो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 months फ्रॉम द लास्ट डेट फॉर पेइंग द सेड कॉल मनी है गाइस, समझना, इसको बाहर देना, लास्ट डेट, ठीक है ना। सो नॉट 1 अप्रैल, हमारे केस में लास्ट डेट कौन सी है गाइस, 30th अप्रैल है, बट ST हैज नॉट पेड द कॉल मनी बाय 30th अप्रैल। लास्ट डेट तो यही थी ना, तो क्या मैं 1 मई से डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा?
अगर 30 अप्रैल तक मैंने कॉल मनी नहीं पे किया है, विच इज द लास्ट डेट फिक्स फॉर पेइंग द कॉल मनी, तो क्या मैं 1 मई से डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा? द आंसर इज नो, ही विल बी डिस्क्वालीफाइड आफ्टर 6 months ऑफ 30th अप्रैल। मतलब के मैं डिस्क्वालीफाइड होऊंगा 31 अक्टूबर के बाद। मतलब मेरा डिस्क्वालिफिकेशन जो है गाइस, अगर 6 महीने तक मैं पेनल्टी के साथ या इंटरेस्ट के साथ भी पे कर देता तो मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं होता फॉर बिकमिंग अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। बट अगर 30 अप्रैल तक तो पे नहीं किया, उसके बाद भी 6 महीने है मेरे पास, 6 महीने तक भी अगर मैंने पेमेंट नहीं किया है तो यस डेफिनेटली यहाँ पे मैं क्या हो जाऊंगा गाइस? डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। फ्रॉम विच डेट? तो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ नवंबर से मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा गाइस। आई कैन नॉट बी अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। दिस इज व्हाट द फिफ्थ पॉइंट गाइस। ठीक है, सो यस ये सब में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स आते हैं गाइस। विल डिस्कस दिस, है ना, विल डिस्कस दिस एंड विल डेफिनेटली डिस्कस दिस। ठीक है, ये तो अभी हमारा शुरुआत है गाइस, थर्ड सेशन है एंड वी हैव डन विद सेक्शन 161, 162, 164 हमारा चल रहा है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट अभी 5 लेक्चर और चलेगा ये चैप्टर। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, 15-16 घंटा मैं इसको समझाता हूँ, बट बहुत बेस वाला चैप्टर है गाइस एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट गाइस, फिफ्थ पॉइंट। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क गाइस राइट नाउ। फिफ्थ पॉइंट में कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क। If after 6 months he pays, then he is eligible for the appointment. Definitely yes guys. उसका डिफॉल्ट क्या है? उसका डिफॉल्ट ये है, बिकॉज यहाँ पे कोई पीरियड मेंशन नहीं है गाइस। ठीक है, सो उसका डिफॉल्ट सिर्फ कितना है कि उसने पेमेंट नहीं किया है। अगर वो पेमेंट कर देता है देन डेफिनेटली वो वहां पे क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस छठा पॉइंट, 6 पॉइंट। ठीक है, कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188। 188 क्या है? तो 188 बात करता है गाइस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में। समझना, सेक्शन 188 इज टॉकिंग अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे लिखा हुआ है आरपीटी। ठीक है, तो किसी का माइक चालू है गाइस, प्लीज उसको बंद कर दीजिए। ये 168 जो बात करता है गाइस, वो बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में। ठीक है, सो अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर पकड़े गए हो पिछले 5 साल तो फिर आप क्या हो जाओगे गाइस? डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे गाइस? मतलब के अगर आप लिसन, अगर आप 188 मतलब सपोज आज आप 26 जून 2020 में आप किसी कंपनी के अंदर अपॉइंट होना चाहते हो, समझना, यू लाइक टू अपॉइंट इन एनी कंपनी, तो आपको यहां से पिछला 5 साल देखने का, यहां से आपको पिछला 5 साल देखने का। मतलब यू हैव टू चेक इट आउट द पीरियड फ्रॉम 26 जून 2015 टू 25 जून 2020। अगर इस पीरियड के दरमियान आपने कोई वायोलेशन किया है, कौन से सेक्शन का? इफ यू हैव वायोलेटेड, है गाइस, समझना, अगर आपने इस पीरियड के दरमियान वायोलेशन किया है ऑफ सेक्शन 188, ठीक है, तो फिर आज आप यहाँ पे डायरेक्टर नहीं बन सकते। मीनिंग देयर बाय, अगर आपका वायोलेशन 2012 का है, इफ यू हैव मेड वायोलेशन इन 2012, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता, यू आर क्वालिफाइड। बट अगर आपका वायोलेशन इस पीरियड का है तो फिर यहाँ पे आप 26 जून को क्या नहीं बन सकते? आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। मीनिंग देयर बाय, जिस दिन आप किसी भी कंपनी में अपॉइंट हो रहे हो आपको सिर्फ पिछले कितने साल में जाना है? 5 साल। अगर 5 साल खत्म हो चुके हैं आपके वायोलेशन किए हुए, तो फिर वहां पे कोई इश्यू नहीं है। देखो बहुत सिंपल है गाइस, क्या लिखा है? Convicted under section 188, that is related party transactions in the preceding 5 years। अगर पिछले 5 साल में आप नहीं पकड़े गए, उससे पहले पकड़े गए थे, then you are definitely qualified। ठीक है गाइस, not having a valid deed, ठीक है ना? है गाइस, आपके पास क्या होना जरूरी है? तो आपके पास डीन होना जरूरी है, मस्ट हैव वैलिड डीन। ये डीन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलेंगे गाइस इसको हम। ठीक है, क्या बोलेंगे? 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है गाइस? 8 डिजिट का, 3 4 5 6 7, ये 8। ये सबसे पहला डीन मिस्टर मुकेश अंबानी ने लिया था, सॉरी मिस्टर रतन टाटा ने लिया था। सो सॉरी, आसमान जमीन का फर्क है दो बंदों के अंदर। ये
बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है मिस्टर रतन टाटा। मुकेश भाई भी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक 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 होता है ना, एक बिजनेसमैन होता है और एक होता है कि जो पब्लिक के लिए सोचता है एंड ऑल। तो यस, ये भाई साहब जो है वो पब्लिकली सोचता है, राइट। सेम नॉट गोज टू मुकेश भाई, वो अपना पहले सोचेंगे ना यार, ठीक है। सो रतन टाटा जी, जिन्होंने सबसे पहला डिन लिया था गाइस, समझना, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहला डिन लिया था, तो वो नंबर 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 8 डिजिट का होता है। अगर आपको जानना है तो मैं आपको जस्ट अ मिनट एमसीए की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, मैं आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस गाइस, दिस इज व्हाट योर एमसीए वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप मास्टर डेटा ओपन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आई हैव टू एंटर, ये रेड मार्क कंपलसरी है, तो हैव टू एंटर द कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, बट आई डोंट नो द एनी कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एनी कंपनी बिकॉज वो 21 डिजिट का होता है। सो यस, आई एम हैविंग द ऑप्शन हियर, आई कैन, ये सर्च आइकन है, वहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंपनी का नाम डाल सकता हूँ सिंपली, सपोज मैंने डाला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ तो भी चलेगा, रिलायंस आईएन करके डाला, तो जितनी भी रिलायंस आईएन करके कंपनियां होगी, जितनी भी रिलायंस आईएन करके कंपनियां होगी वो मुझे स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है। इतनी सारी कंपनियां जो रिलायंस आईएन करके है, ठीक है, बहुत सारी 60 कंपनीज दिखा रहा है गाइस। सो बेटर है कि मैं अभी और थोड़ा सा आगे डालूं, अदरवाइज रिलायंस इंडस्ट्री IND, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी वाली कंपनी अभी भी नहीं है, यस गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज से ये रहा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। देखो बाजू में यहाँ पे आपको, ये मिल जाएगा 21 डिजिट का। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर देगा ये CIN, ठीक है। आई हैव टू एंटर कैप्चा, देन सबमिट, यस गाइस। सो मुझे यहाँ पे ये मास्टर डेटा देखने को मिलेगा। देखो गाइस, ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आई कैन गेट द नेम ऑफ द कंपनी, CIN, ROC कौन सी है, यहाँ पे तो ROC बॉम्बे में रजिस्टर्ड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हाट इज द कंपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक है, यू कैन सी गाइस दिस, इसके ऑथोराइज शेयर कैपिटल, so this ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितने जीरो है, ये रहे देखो 4 5 9 10 जीरो है गाइस 15 के बाद, है ना। सो दिस इज द ऑथोराइज शेयर कैपिटल, दिस इज द पेड अप शेयर कैपिटल। विदाउट शेयर कैपिटल वाला कंपनी है ही नहीं, तो नंबर ऑफ मेंबर आएगा ही नहीं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1973 से है। दिस इज द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंपनी नरीमन पॉइंट पे, ठीक है। ईमेल आईडी savitri.parekh@ril.com, उनका कंपनी सेक्रेटरी का ईमेल आईडी होगा। लिस्टेड है या नहीं है, यस लिस्टेड है। एक्टिव कंप्लाइंट है कंपनी। लास्ट AGM कब किया उन्होंने, तो यस अभी इस साल का AGM बाकी है, तो लास्ट AGM दे हैव कंडक्टेड ऑन 12th of August 2019। कितने चार्ज है कंपनी के, राइट, वो डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है। उसके ऊपर अपन अभी नहीं जा रहे हैं, वो मैंने CA इंटर के अंदर आप सबको पढ़ाया था गाइस, चार्ज वाला चैप्टर। यस गाइस, दिस इज व्हाट द डायरेक्टर्स डिटेल्स, ठीक है। निखिल मेशवानी, हितल मेशवानी, ये उनके डीन है गाइस। देखो यहाँ पे 8 डिजिट के डीन होंगे इनके, ठीक है। ये हमारे मुकेश भाई भी होंगे, ये रहे मुकेश धीरूभाई अंबानी, ठीक है। ये इनका डीन नंबर है 4x01695। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो और वो कितनी कंपनी में डायरेक्टर है वो भी मुझे देखने को मिल सकता है। ये रहा मुकेश भाई अंबानी, ठीक है। तो ये और इतनी कंपनीज में डायरेक्टर है। जैसे ही मैंने डीन पे क्लिक किया, आई गॉट दिस डिटेल्स गाइस, देखो वो इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर है, राइट। देन दैट इज IPCL, रिलायंस में है, रिलायंस रिटेल में है, KD में है, ठीक है। रिलायंस जियो के अंदर वो डायरेक्टर है। तो ये सारी चीजें हैं। कितनी LLP के अंदर है वो, तो वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है।
ठीक है गाइस, सो ये आपके लिए ही था कि डीन क्या होता है। तो आप हर एक पर्सन का गाइस समझो, अब ये जो मुकेश भाई का डीन है ऐसा नहीं वो कंपनी वाइज अलग अलग होगा, एक पर्सन वाइज डीन होता है गाइस, राइट। तो वो वहां पे उनका डीन एक ही रहेगा। वो इवन सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में भी अपॉइंट होना चाहते हैं तो वो सेम डीन से ही वो अपॉइंट होंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास डीन ही नहीं है, हमारा पॉइंट क्या था कि अगर आपके पास वहां पे डीन होना जरूरी है। अगर आपके पास डीन ही नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते, तो आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। सो अगर उसके पास वैलिड डीन होना जरूरी है, अगर वैलिड डीन नहीं होगा तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकते। यस गाइस, तो सिंपली ये देखो हमने क्या हालत कर दी स्लाइड की, ठीक है। ये सिंपली 164 था गाइस, 164 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 164 ही कंटिन्यू रहेगा। 164 के अंदर दो चीजें हैं, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। ये अपना 163 हमने नहीं किया, ये डायरेक्ट है अपना, ये रहा गाइस 164, ठीक है। ये जो अपना 164 है गाइस, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ, देखो यहाँ पे सारी चीजें आ गई, इफ अगर वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, अगर अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, has applied to be adjudicated as an insolvent, his application is pending, हमने डिस्कस कर लिया, convicted by court of for any offense having moral turpitude है guys। moral turpitude का मतलब होता है immoral activity, समझना। ये moral turpitude का मतलब क्या होता है, immoral activity, मतलब कि रेप करना, खून करना, किडनैप करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। इसने बोला कि मोरल टर्पिट्यूड हो या ना हो चलेगा, मतलब कि किसी को डराया धमकाया है तो भी, अदरवाइज के अंदर वो आ जाएगा, किसी भी पर्पस के लिए कोर्ट ने पकड़ा है, ठीक है। एंड सेंटेंस्ड मतलब कि सजा सुनाई है, इन रिस्पेक्ट देयरऑफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 6 मंथ्स है गाइस, समझना। 6 महीने से कम होगी तो वो इंसॉल्वेंट नहीं वहां पे होगा, सॉरी 6 महीने से कम होगी तो वो क्या नहीं होगा, अगर ये सजा 6 महीने से कम की हुई है तो वो क्या नहीं होगा, तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा, ठीक है ना। 6 महीने की एटलीस्ट सजा होना जरूरी है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे एंड है मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, 6 महीने की सजा होनी चाहिए एंड 5 साल खत्म होने चाहिए। अगर खत्म नहीं हुए हैं तो, बिकॉज हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे हैं ना, तो इफ इट इज नॉट एलेप्स्ड तो वो डिस्क्वालिफाइड है। फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ ही है कि अगर 7 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो लाइफ टाइम के लिए क्या नहीं कर सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है गाइस। ई पॉइंट हमने देखा कि किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है, ये रहा, ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है उसको। फिर उसके बाद हमने एफ पॉइंट देखा गाइस, एफ पॉइंट जो आपका था वो बात करता था कॉल मनी के बारे में, ठीक है। सो ये कॉल मनी वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया जो आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। हैज नॉट पेड एनी कॉल्स, कब तक, of any shares, देखो लिखा in respect of the shares of any company held by him whether alone or jointly with others, ठीक है। and 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of call, पेमेंट फिक्स भी कर दिया था गाइस, वहां से 6 महीने खत्म हो गए फिर भी ये भाई साहब ने कॉल मनी पे नहीं किया है, ठीक है। सो वहां पे वो डिस्क्वालिफाइड है। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर उन्होंने कुछ वायोलेशंस किया 188 के अंदर इन द प्रीसीडिंग 5 इयर्स तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। हैज नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 152(3), अब 152(3) क्या है, तो वो डीन के बारे में बात करता है, तो हमने वो सीधी बात कर दी थी, राइट। अगर उसके पास डीन नहीं है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। He has not been complied with section 165 जो इसके बाद हम कर ही रहे हैं गाइस, 165(1), ठीक है। 165 जो है गाइस वो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के बारे में बात करता है कि एक डायरेक्टर, समझना, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है उसके बारे में वो बात करता है, ठीक है। सो यस डेफिनेटली अगर उसकी लिमिट बढ़ गई है तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। अब यहाँ पे 165 जो है गाइस समझो, ये जो 165 है वो सिंपली यही बोलता है कि एक डायरेक्टर 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकता, ये रहा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ठीक है। तो अगर अ पर्सन कैन होल्ड ऑफिस मैक्सिमम इन 20 कंपनी, समझना गाइस, आप मैक्सिमम 20 कंपनी में रह सकते हो, ठीक है। उसमें से 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, हम आते हैं इस सेक्शन के ऊपर, बट यस फिलहाल हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 20 कंपनी का लिमिट है गाइस। तो यहाँ पे अगर आप 20 से ज्यादा कंपनी में इफ डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनी तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो फिर वहां पे वो क्या हो जाएगा गाइस, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। सो वी आर नोइंग दिस नाउ वेरी वेल। ठीक है, अब हम आते हैं गाइस, ये आपका था सब सेक्शन 1, समझो ये जो 164 है, ये 164 में हमने डिस्कस किया गाइस कौन सा सब सेक्शन 1। अब हम आते हैं सब सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, बट अगेन पहले हम हमारी स्लाइड से ही पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद अपन डायरेक्ट में आएंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। एंड मोदी जी ने, है क्या समझना, ये प्रोविजन कब से है, बहुत टाइम से है। ठीक है, ये जो प्रोविजन है 164(2) वाला, ये प्रोविजन बहुत पुराना है, इवन 100 साल से ये प्रोविजन ऑन पेपर तो है, बट किसी भी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं हुई थी इस प्रोविजन को लागू करने की। इफेक्टिव तो था बट कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता था, समझना गाइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट में पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, समझना। तो क्या बोलता है 164(2), क्यों इतना सर इंपॉर्टेंस दे रहे हो आप इसको? अरे बिकॉज है ही इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, क्या बोला 164 सबसेक्शन 2, इफ एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, मतलब कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, इफ एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड द कंपनी हु हैज नॉट कंप्लाइड फॉलोइंग, मतलब कि सबसेक्शन 1 जो था वो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर था। अनसाउंड माइंड आप हुए हो, कंपनी नहीं हुई है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट आप हुए हो, कंपनी नहीं हुई है। कॉल मनी आपने नहीं पे किया है, कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं है। बट यहां पे 164 सबसेक्शन 2 क्लियरली बोल रहा है, इफ एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड एंड द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विथ, है समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत आगे तक जाएंगे अपन अगर इसको समझ लिया तो, है ना। जीवन में बहुत आगे जाना है गाइस, तो इसको समझना जरूरी है। समझो क्या बोला है इसने कि भैया आप जिस कंपनी में डायरेक्टर हो, द कंपनी हु हैज नॉट कंप्लाइड द फॉलोइंग, देन दैट डायरेक्टर इज क्वालिफाइड, क्वालिफाइड नो, द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड to be reappointed and to be appointed in the same company and other company। समझना गाइस, ये सचिन सर ने लिखा हुआ है। फिर से गाइस क्या बोला कि अगर if any person who is a director of the company who has not complied following नीचे 1 और 2 लिखा हुआ है, अगर ये कंप्लायंस आपने नहीं किया तो फिर कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उस कंपनी के, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे टू बी रीअपॉइंटेड। वो सेम कंपनी में आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते, आप किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। कितने पीरियड के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे? ठीक है, कितने पीरियड के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे? तो गाइज यहाँ पे क्लियरली इसने बोला कि आप यहाँ पे 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मतलब के गुना जो है वो नीचे वाला दिया हुआ है, बट उसकी सजा जो है वो फिक्स है कि अगर आप इसके अंदर फॉल हुए हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ना क्या गुना है? कंपनी हैज नॉट फाइल्ड, है समझना, यहाँ पे क्या लिखा, नॉट फाइल्ड फॉर्म AOC4। AOC4 क्या होता है? तो AOC4 होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सबने सीए इंटर मेरे से पढ़ा हुआ है, हमने अकाउंट्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर किया था 128 से 128 से 138। ठीक है, तो कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज AOC4 करके फॉर्म आता है, एंड MGT7 जिसको हम बोलेंगे एनुअल रिटर्न। Company has not filed financial statement and annual return for a consecutive, लगातार, consecutive समझते हो ना guys, consecutive period of 3 years। ये पहली गलती आपने की। क्या गलती की है? कंपनी ने क्या नहीं फाइल किया है गाइस? AOC4 फाइल नहीं किया है, MGT7 फाइल नहीं किया है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, समझो 164(2) बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रहा आपकी आंखों के सामने इसका वर्किंग। सेक्शन 164 की हम बात कर रहे हैं गाइस, सब सेक्शन 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज देयर इज अ डायरेक्टर सचिन ठक्कर, देयर इज अ डायरेक्टर, मेरा छोटा भाई मिस्टर बादल ठक्कर, एंड माय फादर मिस्टर अरविंद ठक्कर। वी थ्री
are the directors of we three are the directors of Sachin Advisory Private Limited. ठीक है, अब हुआ यूं है कि गुनाह किसने किया होगा, सचिन ठक्कर, बादल ठक्कर या मिस्टर अरविंद ठक्कर ने किया होगा? द आंसर इज नो। ठीक है, हुआ यूं है कि यहाँ पे SAPL सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड हैज फेल्ड टू फाइल कौन सा फॉर्म नंबर AOC4, जो हमारा बैलेंस शीट हम फाइल करते हैं जिसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड MGT7 जिसको हम बोलेंगे, ये दोनों में आपने फेल किया है, ये दोनों में फेल्यूर है। इसमें यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ, समझना। ठीक है, MGT7 दैट इज एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, ये ROC के साथ फाइल करने वाले फॉर्म्स है गाइस। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा था, सपोज यहाँ पे इसने बोला कि भाई मैंने 2015-16 का AOC4 MGT7 मैंने फाइल नहीं किया है, MGT7 भी फाइल नहीं किया है, 2016-17 का भी मैंने AOC4 फाइल नहीं किया है, MGT7 फाइल नहीं किया है, 2017-18 का भी मैंने AOC4 फाइल नहीं किया है, MGT7 फाइल नहीं किया है। ये हो गए आपके कंसेक्यूटिव 3 इयर्स। समझते हो गाइस, यहाँ पे क्या बोला इसने, सिंपली बोला कि ये आपका क्या होना जरूरी है, तो ये आपका कंसेक्यूटिव 3 इयर्स होना जरूरी है। ठीक है, सो अगर आपने कंसेक्यूटिव लगातार 3 साल तक, सपोज यहाँ पे मैंने 16-17 का ये फाइल कर दिया होता AOC4, सिर्फ एक ही फॉर्म फाइल किया है, तो फिर MCA की या कंपनी लॉ की वहां पे पावर यहाँ पे नहीं आएंगे डिस्क्वालिफाइड करने के लिए। बट पहले मैं इसके ऊपर आता हूँ, पहले समझो गाइस, ये तीनों साल मैंने फाइल नहीं किया, यहाँ पे भी फाइल नहीं किया है, ये भी फाइल नहीं किया है, और यहाँ पे भी मैंने फाइल नहीं किया है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव 3 साल तक अगर फाइल नहीं किया है, तो फिर ये जो डायरेक्टर्स है गाइस, बोलो ना, गलती किसने की है, कंपनी ने। ठीक है ना, सो ये जो डायरेक्टर्स है, ये तीनों डायरेक्टर्स कितने साल के लिए, तो कानून ने बोला कि ये तीनों डायरेक्टर्स, ऑल द 3 डायरेक्टर्स, if this would be the case, समझना, then all the 3 directors shall be disqualified, है guys, समझना, shall be disqualified for a period of 5 years। कहां से, कौन सी डेट से, 17-18 की जो लास्ट फाइलिंग डेट होगी वहां से लेके 5 साल तक। ठीक है, आप सबको पता है गाइस, अगर आपको पता हो तो हमने अपन ने डिस्कस किया था गाइस, सेक्शन 137, अगर आप लोग को याद हो तो सेक्शन 137 के अंदर बोला था कि भैया जो आपकी AGM होती है कंपनी की, एनुअल जनरल मीटिंग, ये एनुअल जनरल मीटिंग की 30 डेज के अंदर आपने AGM किया, उसके 30 दिन के अंदर आपको AOC4 फाइल करना पड़ता है। समझना, आपने ये AGM किया, उसके ये आपने जो AGM किया, उसके 30 डेज के अंदर आपको फॉर्म नंबर AOC4 फाइल करना है। समझना, ठीक है, एंड ये AGM किया, उसके 60 डेज के अंदर आपको MGT7 फाइल करना होता है। अब सर AGM कब करना होता है, तो उसके लिए आपको पता है सेक्शन 96, ठीक है, 96 में ड्यू डेट ऑफ AGM हमने डिस्कस किया हुआ था गाइस, कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर आपको AGM कर देना है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोविजन है, बट शॉर्टली अगर बोले तो 6 महीने के अंदर आपको कर देना है, या फिर जो लास्ट AGM की है उसके 15 महीने के अंदर विच एवर इज अर्लियर, अगर ये सब्सिक्वेंट AGM है तो। अगर ये आपका पहला AGM है, फर्स्ट AGM, तो फिर वो आपको कब तक कर देना है, तो विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपको इस चीज का वीडियो चाहिए तो मेरे YouTube वाली लिंक के ऊपर, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर का लिंक सेंड किया था गाइस, राइट, तो CA इंटर के सारे लेक्चर्स मैंने वहां पे अपलोड किए हुए हैं YouTube में, मेरी चैनल के ऊपर, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हो।
राइट। अगर आपको लगता है कि इंटर का कोई चैप्टर आपने सिर्फ स्किप किया था, अब आपको उसको देखना है, तो आपके फ्री टाइम के अंदर अब वही मेरी चैनल के ऊपर राइट आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे गाइस दिस इज द डेट AOC4 एंड MGT7 फाइल करने के लिए। तो अगर आपने ये AOC4 एंड MGT7 लगातार 3 साल तक नहीं फाइल किया तो फिर आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, सारे के सारे डायरेक्टर्स। बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कंसेक्यूटिव 3 इयर्स। सपोज कोई कंपनी है 15-16 का फाइलिंग नहीं किया, 16-17 का नहीं किया, बट 17-18 में एक फॉर्म फाइल कर दिया है, तो वो कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। अगेन 18-19 में फाइल नहीं किया, 19-20 में नहीं किया, बट 20-21 में फिर से कर दिया, ठीक है। कंसेक्यूटिव 3 साल होने जरूरी है अगर आप यहाँ पे डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाइड करना चाहते हो तो, राइट। दिस इज व्हाट 164 सबसेक्शन 2 गाइस। दूसरा भी एक पॉइंट है गाइस इसके अंदर, 2 पॉइंट है 164(2) के अंदर। दूसरा ये है कंपनी हैज नॉट, समझना क्या लिखा है, कंपनी हैज नॉट रीपे, कंपनी ने लोगों से पैसा तो लिया, बट यहां पे इसने बोला कि कंपनी हैज नॉट, देखना समझना, रीपे द डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट, लोगों से डिपॉजिट के तौर पर पैसा लिया था बट पे नहीं किया, या उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है। कंपनी हैज नॉट रिडीम द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, समझना है ये हैज नॉट सबके लिए कॉमन है, कंपनी हैज नॉट रिडीम द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, या कंपनी हैज नॉट पेड द डिविडेंड। समझना, ये डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर्ड तो कर दिया था, वो डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, बट डिक्लेयर्ड किया था बट पे नहीं किया, ठीक है। एंड ये जो आपका डिफॉल्ट है, दिस डिफॉल्ट कंटिन्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये डिफॉल्ट आपका 1 साल या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए कंटिन्यू है। इसका मतलब क्या, तो सिंपली वो यही बोलना चाहता है गाइस, सिंपली वो यही बोलना चाहता है कि सपोज आज यू ऑल आर द डिपॉजिट होल्डर्स इन सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, समझना, यू ऑल आर द डिपॉजिट होल्डर्स, ठीक है। अब इसको भी समझते हैं अपन कि यहाँ पे आपको बोला गया था, यहाँ पे आपको बोला गया था सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 गाइस, समझना, हम सबसेक्शन के साथ याद रखेंगे इस प्रोविजन को। सबसेक्शन 1 आप अपने कर्म पे भुगतते हो, सबसेक्शन 2 कंपनी की गलती पे आपको वहां पे सजा मिलेगी। अरे कंपनी को चलाता कौन है, क्यों कंपनी की गलती पे, गलती तो वैसे आपकी ही है ना, आप करो फाइलिंग, डू अपॉइंट सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर फाइलिंग योर AOC4 एंड MGT7, एवरी ईयर वो फाइल करेंगे, राइट। सो अगर आप उनको अपॉइंट कर लेते तो ये सारी दिक्कतें आती ही नहीं। यू हैव नॉट अपॉइंटेड सचिन ठक्कर एंड एसोसिएट्स फॉर द सेम, जो एक प्रैक्टिसिंग फर्म चलाते हैं अहमदाबाद में एज वेल एज सूरत में, ठीक है, उनको अपॉइंट कर लेते तो आपका काम हो जाता वहां पे। तो यहाँ पे है गाइस, समझो ना, क्या बोला कि कंपनी, ये कंपनी ने, सपोज यू ऑल आर द शेयर, यू ऑल आर द डिपॉजिट होल्डर्स, ठीक है। सो कंपनी ने डिपॉजिट होल्डर से, ये जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स है, इस डिपॉजिट होल्डर से, समझो ना, ये डिपॉजिट होल्डर से 2015 में डिपॉजिट्स लिया, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का, और बोला कि भैया ये जो है वो 2020 में आपको हम रिटर्न कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि अब नाउ कंपनी की ड्यूटी है कि ये 2020 में ये पैसा आपको उनको वापस करना पड़ेगा। बट कंपनी ने डेट भी बोली थी कि भैया हम दिसंबर 2020 में आपको ये पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। दिसंबर 2020 में कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया, समझना, दिसंबर 2020 में कंपनी ने पैसा वापस नहीं किया, ठीक है। अब कानून ये बोलता है कि यहाँ से आपका डिफॉल्ट जो है वो 1 साल तक है, 1 साल तक आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल यार, कैसे कोरोना जैसी स्थिति आ जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप दिसंबर के महीने के अंदर ही सबको बुला के इकट्ठा करके ये वापस कर दो, ठीक है। सो 1-2 महीना आप अगर डिले करते हो तो ठीक है, वहां पे आप दोनों के बीच में यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ होगा कि अगर आप डिले करते हो तो क्या, अगर आपने डिफॉल्ट किया तो अग्रीमेंट के हिसाब से आप वहां पे इंटरेस्ट वगैरह पे करोगे। बट आपका यहाँ पे डिफॉल्ट कंटिन्यू हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, तो कानून ने बोला कि यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्टर्स जो है
वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे डायरेक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे गाइस, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। सिंपल है। सो यहाँ पे ये डिपॉजिट्स भी हो सकता है, ये 1 साल वाला जो हमने देखा गाइस वो डिपॉजिट्स भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे आपने प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के इश्यू किए थे, ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने थे, राइट, बट कंपनी ने उसको रिडीम नहीं किए, राइट, और वो 1 साल तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा, तब भी सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। सपोज यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, क्या डिक्लेयर किया था गाइस, डिविडेंड डिक्लेयर किया था। ये डिविडेंड दिसंबर 2020 तक पे करना था, राइट, बट कंपनी ने पे नहीं किया एंड ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो फिर 1 साल के बाद ये सारे के सारे डायरेक्टर्स जो है वो क्या हो जाएंगे गाइस, डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस वुड बी द केस हियर। सो 164(2) के अंदर दो चीजें है गाइस, 164(2) के अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, कौन सी दो चीजें हैं जो हमने देखी, फिर से एक बार देख लेते हैं गाइस। 164(2) बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला देखो ना इसमें 164(2) में कि इफ एनी पर्सन, समझो, ठीक है, इफ एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी हु हैज नॉट कंप्लाइड विद द फॉलोइंग, कि भैया आप कंपनी के डायरेक्टर हो एंड आपने कंप्लाई नहीं किया है, हु हैज नॉट कंप्लाइड विद द फॉलोइंग, तो फिर द डायरेक्टर इज क्वालिफाइड नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, राइट, वो डिस्क्वालिफाइड है। द डायरेक्टर विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी, वो सेम कंपनी में, जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, वो सेम कंपनी में रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता, वो अदर कंपनी में अपॉइंट भी नहीं हो सकता। कितने साल के लिए सर, तो वो आपका हो जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, ये जो प्रोसेस है आपका वो कितने साल के लिए रहेगा, तो यस वो हो जाएगा आपका फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। क्या गुना किया है आपने, तो ये दोनों गुना मैंने आपको बता दिया। हैज नॉट फाइल्ड AOC4 दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हैज नॉट फाइल्ड MGT7, एनुअल रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है या फिर आपने AOC4 फाइल नहीं किया है। ठीक है, कितने साल के लिए, तो यहाँ पे ये क्लियर है, कंसेक्यूटिव आपने 3 साल के लिए ये फाइल नहीं किया है, जो डिटेल्ड में हमने डिस्कस किया गाइस। ये रहा वो डिस्कशन हमारा कि आपने लगातार 3 साल तक ये रहा। ठीक है, SAPL has failed to file AOC4 and MGT7 in the year of 15-16, 16-17 and 17-18। 3 साल लगातार अगर आपने ये फाइल नहीं किया है तो यस आपके जितने भी डायरेक्टर्स है, all the 3 डायरेक्टर्स shall be disqualified। ठीक है, एंड दूसरा हमने देखा गाइस, कि यहाँ पे कंपनी हैज नॉट, ठीक है, ये 3 चीजें गाइस, इसको भी ध्यान से, कंपनी ने डिपॉजिट में वायोलेशन किया है, रिडीम नहीं किया शेयर्स या डिबेंचर्स, या फिर डिविडेंड आपने पे नहीं किया है। और ये जो आपका डिफॉल्ट है गाइस, अगर 6 महीने का होता तो कोई इश्यू नहीं होता, बट ये डिफॉल्ट आपका 1 साल उससे ज्यादा का है, तो डेफिनेटली आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है, दो क्लाउड यहाँ पे दिए हुए गाइस, क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, क्या लिखा देखो ना, ये गाइस ये देखो ना, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। 5 जून 2015 का समझना, 5 जून 2015 मंगलवार का वो दिन सुबह 8:30 बजे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आया था। मेरे हाथ में कॉफी का मग था और ये एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आया था गाइस, एंड वहां पे मेरी मॉम ने बोला बेटा कॉफी पी लो ठंडी हो जाएगी। आई सेड नहीं मम्मा, ये इतना बड़ा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है कि जो गवर्नमेंट कंपनी को एज वेल एज प्राइवेट कंपनी को बहुत सारी चीजों से एग्जम्प्ट करता है। पहले मैं नोटिफिकेशन पढ़ूंगा उसके बाद कॉफी पीऊंगा, समझना। ठीक है, समझ रहे हैं गाइस, 5 जून 2015 मंगलवार का वो दिन। ठीक है, सो यहाँ पे समझना क्यों, बिकॉज कंपनीज एक्ट जब आया गाइस, लिसन, जब ये कंपनीज एक्ट आया ना 2013, तब पूरा एक्ट हर किसी को एप्लीकेबल था, प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को, और इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसके अंदर डाले थे ना कि प्राइवेट कंपनी के लिए वो पॉसिबल नहीं था और फिजिबल नहीं था इस चीज को कंप्लाई करें।
तो बहुत सारी जगह पे उनको एग्जम्पशन दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया, और वो किसने दिया? तो ये हिस्टोरिकल डे है गाइस, इसीलिए ये हम 5 जून 2015 को कभी नहीं भूलेंगे। तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस 5 जून 2015 मैं बात कर रहा हूँ किसकी गाइस? 164(2) की, है ना? 164(2) ही सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल है। किसी पर्सन का दिमाग सटिया गया है, अनसाउंड माइंड का है, तो क्या वो गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर बनेगा? अरे लूट लेगा गाइस, है ना? पागल होगा ना वो तो, ठीक है? सो इसीलिए क्या क्लियर है, 164(2) इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। किस डेट से? 5 जून 2015 से, ठीक है? दूसरा एक और क्लाउड यहाँ पे है गाइस, this is very important for you guys, this is very important है guys. It is the responsibility, ओहो किसकी responsibility है? It is the responsibility of statutory auditor to mention the disqualification of directors if any. कहाँ पे? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है guys, समझना ये आपको कहाँ पे मेंशन करना है। तो जब कभी भी आप ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करोगे, आप भी बस अब 1 या 2 साल बाकी है गाइस, ठीक है? आप भी वहां पे क्या बन जाओगे? आप भी क्या बन जाओगे? ऑडिटर बन जाओगे, ठीक है? आपको भी देखना पड़ेगा, सी द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोविजन, आपको भी देखना पड़ेगा कि कंपनी ने ये डिफॉल्ट्स नहीं किए हैं। अगर कंपनी ने ये डिफॉल्ट्स किए हैं, है गाइस, समझना, अगर कंपनी ने ये वाले डिफॉल्ट्स किए हैं तो फिर क्या नहीं कर सकते? कंपनी के डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड, यू हैव टू मेंशन इन योर ऑडिट रिपोर्ट, राइट? एंड तीसरा एक क्लाउड यहाँ पे दिया हुआ है गाइस, प्राइवेट कंपनी में प्रिस्क्राइब एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन। ओहो है गाइस, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी के पास राइट है। कैसे एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन? फॉर एन एग्जांपल, प्राइवेट कंपनी में प्रिस्क्राइब कि भैया ये प्रिस्क्राइब कहाँ पे हो सकता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सपोज सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड प्रिस्क्राइब करता है, सपोज मैं डिस्क्वालिफिकेशन एडिशनली प्रिस्क्राइब करता हूँ, राइट, कि इन SAPL, in Sachin Advisory Private Limited, there must be, या फिर मैं कुछ ऐसे प्रिस्क्राइब करता हूँ, समझना, मैं ऐसे प्रिस्क्राइब करता हूँ कि in SAPL all the director must be a company secretary or chartered accountant, ठीक है? ये मैंने एडिशनली प्रिस्क्राइब कर दिया। सो मतलब मैं सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड में अगर कोई ऐसा पर्सन जो अपॉइंट होना चाहता है बट वो CS या CA नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड। बट यस, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कौन सी कंपनी के लिए कर सकता हूँ? ठीक है, समझना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कौन सी कंपनी के लिए कर सकता हूँ? तो प्राइवेट कंपनी के लिए ही कर सकता हूँ। प्राइवेट कंपनी डेफिनेटली कैन प्रिस्क्राइब एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन। कहाँ पे वो प्रिस्क्राइब कर सकती है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर, ठीक है? सो डेफिनेटली ये आपको समझना पड़ेगा। यस गाइस, so these are the points under section 164 subsection 2 that we have discussed guys. yes, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, दिस इज द लास्ट सेक्शन फॉर द डे, सो डोंट वरी, अपन टाइम पे ही चालू करते हैं और टाइम पे ही खत्म करेंगे। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो गाइस, सो ये जो प्रपोज डायरेक्टर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्रपोज डायरेक्टर कंपनी में DIR 2 देता है, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। साथ में है क्या, समझना, ये 164(2) तो हम ट्रेस कर सकते हैं, 164(2) तो हम ट्रेस कर सकते हैं और हमको पता चल जाएगा कि वेदर दिस डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट, बिकॉज कंपनी के AOC फॉर MGT7 नहीं फाइल होंगे तो वो वेबसाइट के ऊपर दिखेंगे और ऑडिटर भी तो ऑडिट करके वहां पे रिपोर्ट के अंदर लिख के दे रहे हैं। बट व्हाट अबाउट 164 सबसेक्शन 1 कि कोई पर्सन अगर दिमागी संतुलन खराब होगा या ऐसा कुछ होगा, तो इसीलिए जब वो अपॉइंट होना चाहता है ना, तब वो एक डिक्लेरेशन देता है गाइस, और वो डिक्लेरेशन DIR 8 में होता है कि वो बंदा डिस्क्वालिफाइड नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन, बिकॉज उसका दिमागी संतुलन खराब है या सही है वो हमको थोड़ी पता है। उसके पास हजारों कंपनी के शेयर्स होंगे, किस कंपनी के शेयर्स पे कॉल मनी पे किया नहीं किया वो किसको पता, राइट? इसीलिए एज फार एज 164(1) इज कंसर्न, उसको तो दोनों के लिए ही देना है DIR 8। बट यस, ये चीजें क्लियर हो जाए इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं, राइट? सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट अपने हिसाब से नहीं दे सकता, इसीलिए कानून ने वहां पे DIR 8 प्रिस्क्राइब किया है। अगर कोई बंदा डिस्क्वालिफाइड हो जाता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी
कंपनी की ड्यूटी है कि उसका इंटीमेशन करे आरओसी को कि भैया मेरी कंपनी में ये 2 डायरेक्टर्स जो है उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और वो डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। तो यस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू फाइल DIR 9 टू द आरओसी। एंड DIR 10 किस लिए आता है? सपोज उसका दिमागी संतुलन वापस आ चुका है एंड नाउ कंपनी और जो पर्सन वो पर्सन फिर से क्वालिफाइड होना चाहता है, उसका डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करना चाहता है, समझने गाइस। तो फिर उसके लिए आपको DIR 10 फाइल करना पड़ेगा। DIR 10 किसके लिए है? फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। कौन फाइल करता है DIR 10? तो ये DIR 10 जो होगा वो जो डायरेक्टर अपने आप को समझता है वो डायरेक्टर फाइल करता है, और ये DIR 10 सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ये आरओसी को नहीं जाता गाइस, ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है DIR 10, जो आपको वहां पे फाइल करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो 3 थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, समझना गाइस। एक हमने डिस्कस किया कि भैया आपको DIR 2 देना पड़ेगा। DIR 2 क्या है? तो वो हमको पता ही है, DIR 2 that is consent to act as a director। ठीक है, consent to act as a director। फिर हमने देखा कि भैया आपको DIR 8 भी देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो। ठीक है, देन इसके बाद हमने देखा DIR 9 क्या है? तो जब कभी भी कोई भी बंदा डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इंटीमेट टू आरओसी intimation about disqualification। ठीक है, and for removal of disqualification you have to file DIR 10। तो ये जो भी डायरेक्टर अपने आप को समझता है कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन अब नहीं है, तो वो सीजी को ये फाइल करेगा, तो आप अपना डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव कर सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट सिंपली सेक्शन 164 गाइस, बहुत लंबा चला। ठीक है, ये आपका 164 है। 164 वी हैव डिस्कस, 164(1) था ये। 164 वो सबको एप्लीकेबल है गाइस, समझना। एज फार एज 164(1) इज कंसर्न, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। ठीक है, ये रहा आपका 164 सबसेक्शन 2 गाइस। नो पर्सन, ये आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट भी फॉरवर्ड कर दूंगा आज। एवरी डायरेक्टर लिंक दे दूंगा, एज आई टोल्ड यू। एवरी डायरेक्टर ये भी हमने कर लिया, DIR 8 एंड DIR 9 वाला पोर्शन। ठीक है, DIR 10 आपका रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए है। यस गाइस, ये लिखा है यहाँ पे सबसेक्शन 2 इट इज नॉट एप्लीकेबल बाय वर्च्यू ऑफ 5 जून 2015 का जो नोटिफिकेशन आया था, राइट। तो अब वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 5 जून 15 से गवर्नमेंट कंपनी का एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये एक अमेंडमेंट है गाइस, बट वो इंपॉर्टेंट है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे इसको। मैं प्रोबेबली एक एक्स्ट्रा सेशन अगर पॉसिबल हुआ तो संडे को रखूंगा, या फिर हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इन बिटवीन गाइस, देन फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। ठीक है, कभी भी आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो। विल प्रोसीड फर्दर फॉर द सेम। ठीक है, चलो गाइस, आओ।